हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बबीता त्यागी, आईसीएस कोचिंग सेंटर सोनीपत का जो ऑफिशियल ये यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है आईसीएस कोचिंग सेंटर ऑफिशियल करके, इस पे आपके सामने एक बार फिर से एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने हूँ। और कल मैंने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराया था जो शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट जो कल कराया था ये अनुसूचियों का था। आज एक अगला बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आज फिर हूँ और ये टॉपिक मौलिक अधिकारों का है। ये टॉपिक हर एक पेपर में तुम कोई भी एग्ज़ाम दोगे बच्चों, अभी जैसे मैं एग्जाम्पल बता दूं आपको, अभी एचएसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बहुत सारे लगभग सभी सेट्स में किसी में डायरेक्ट, किसी में इनडायरेक्ट, किसी में सही गलत में ये मौलिक अधिकारों के ऊपर क्वेश्चंस आए थे। ऐसे ही केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम हुआ था अभी, उसमें भी इसके ऊपर क्वेश्चंस थे। तो कहने का ये मतलब है कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में जैसे कुछ क्वेश्चंस के आने का एक 100% चांस बना रहता है, उन्हीं क्वेश्चंस में मान के चलिएगा मौलिक अधिकारों को कवर किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। अगर ध्यान से समझ के पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं करा रही हूँ ये बेस का काम करेगा। इसके बाद आप किसी भी किताब को उठाएंगे तो आपको सारी चीज़ें एज इट इज़ समझ में आ जाएंगी और बहुत इजीली याद भी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। मौलिक अधिकार। अधिकार तो बहुत सारे होते हैं लोगों के, लेकिन इस अधिकार के आगे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड मैंने लिखा है मौलिक। मौलिक का ना फंडामेंटल। और इसका असली अर्थ क्या है? ये तो सिर्फ इंग्लिश हिंदी की बात हुई कि मौलिक ही फंडामेंटल है। इसके असली मायने ये हैं कि जैसे हम अपने कंट्री की बात करें, इंडिया में जिसका भी जन्म हुआ, जो भी यहाँ जन्म लेगा, ऑटोमेटिकली बिना किसी भी उसको किसी से कोई परमिशन नहीं लेनी, कोई एप्लीकेशन नहीं लिखनी, वो यहाँ का नागरिक जो बन गया उससे ये मौलिक अधिकार दे दिए जाएंगे। कुछ मौलिक अधिकार खास जो वर्णित है हमारे संविधान में वो विदेशियों को भी दिए जाते हैं, सारे नहीं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार इंडिया में जिसका जन्म हुआ है उसे जितने मेंशन है अपने संविधान में वो सारे मौलिक अधिकार दे दिए जाएंगे। मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये आपका हक है, आम इंसान का, हम सभी इंडियंस का हक है। और अगर कोई भी मौलिक अधिकार छीनता है हमारा तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अधिकार दिया है कि हम सीधे जाके सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं अगर कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है। कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आपके मौलिक अधिकार छीने भी जा सकते हैं। वो कंडीशंस क्या हैं आगे बात करेंगे। पहले आज सीधे टॉपिक पर आएंगे कि मौलिक अधिकार कहाँ क्या लिखा है। मौलिक अधिकार जब भी एग्जाम में आएगा तो आपको ध्यान रखना है, अधिकार देखो बच्चों, अ से बनता है ना, अ से ही बनता है अमेरिका। और अ जैसी बनावट आती है जब हम भाग 3, जैसे आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट्स हैं, 22 मूल संविधान में भाग थे, तो उसमें तीसरे भाग में देखो 3 की बनावट, अमेरिका की बनावट और अधिकार की बनावट एक जैसी है। आपको रटना नहीं पड़ेगा, दिमाग में ऐसे सुन के फिट कर लेना। अधिकार अ से, अमेरिका अ से, और भाग 3 की बनावट में भी तुम्हें अ की स्टार्टिंग दिखाई देगी। अब भाग 3 में अमेरिका से लिए मौलिक अधिकार हैं और हर एक भाग में क्योंकि कुछ ना कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं, कल मैंने शायद हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था, बताया था कि अलग अलग अनुसूचियां हैं, भाग हैं, आर्टिकल्स हैं। तो इस भाग 3 में जो अमेरिका से लिया है मौलिक अधिकार हैं, आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, और ये अनुच्छेद बच्चों 12 से लेकर 35 तक हैं। 12 से लेकर 35 तक हैं। 12 में अगर तुम देखोगे ध्यान से तो 1 और 2 को जोड़ो तो भी आंसर 3 जैसा ही आएगा, वही बनावट आ गई। और 35 की स्टार्टिंग भी 3 से ही है। ऐसे ही चीज़ों को रिलेट करते चलोगे, कुछ टाइम बाद ये सब चीज़ें सबको याद हो जाती हैं। वापस देख लेते हैं। अधिकार में अ है, अमेरिका में अ है, भाग 3 की बनावट अ जैसी है, अनुच्छेद भी 12 से 35 हैं। 12 भाग 3 अमेरिका से लेकर हम लोगों ने मौलिक अधिकारों का टॉपिक उठाया। मौलिक अधिकारों की सुनवाई क्योंकि सीधे सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए ये हमारी पावर है, ये हमारी ताकत है। आम इंसान की पावर है, आम इंसान की ताकत है, उसको मौलिक अधिकार दिए हैं संविधान ने। सरकार भी ये मौलिक अधिकार हमसे नॉर्मल कंडीशंस में छीन नहीं सकती। कुछ विशेष परिस्थितियां अगर हैं, जिसमें से आपातकाल है या मार्शल लॉ है, जिसमें कि ये अधिकार छीने जा सकते हैं। अदरवाइज ये अधिकार आपके और मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं, इन्हें हमसे
से कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, अब मैंने जिक्र किया है अनुच्छेदों का 12 से 35। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि ये सारे अनुच्छेद याद नहीं हो पाते। बहुत आसान है बच्चों, 2-3 बार इनको लगातार में सुन लेना, किताबों से पढ़ लेना, फिर सब याद मिलेगा। मैं कोशिश करूंगी आधे आज करा दूं एक पार्ट में, आधे कल पढ़ लेंगे, क्योंकि एक साथ पढ़ाने से दिमाग में वो सारी चीजें ना मिक्सअप हो जाती हैं तो परेशानी करती हैं। देखो 12 और 13 हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, हमसे मतलब हमारे अधिकारों से। इसमें राज्य की व्याख्या की गई है, स्टेट के बारे में है 12 और 13 स्टार्टिंग वाले। तो आम इंसान को इससे कोई खास लेन देन है नहीं। हमारा जो काम शुरू होगा वो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होगा, आर्टिकल 14 से, जो हमारे जानने की खासी चीज़ें हैं। मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर दूंगी, इंपॉर्टेंट इनमें क्या कुछ लिखा है। ये 5 आर्टिकल आप देख पा रहे हैं, 14, 15, 16, 17, 18। ये सब एक जैसी बात कहेंगे लेकिन थोड़े थोड़े अंतर के साथ। इन सब में हम इंडियंस की समानता का जिक्र है, हम इंडियंस की इक्वालिटी का जिक्र है। इक्वालिटी कहाँ? इक्वालिटी हर जगह है। जाति धर्म के नाम पर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कोई भी आपस में विभेद नहीं करना, कानून के सामने हम सब समान हैं। एक एक करके पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आर्टिकल 14 कहता है हम सभी लोग विधि या कानून के समक्ष समान हैं। कोई भी इंडिया का कानून ये सोच के नहीं बनाया गया कि इसमें औरत होगी क्राइम करेगी तो अलग से सज़ा दी जाएगी, आदमी होगा तो अलग से सज़ा दी जाएगी, या फलां धर्म का है तो सज़ा अलग मिलेगी। हम इंडियन हैं, हम सेक्युलर देश में रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश में। यहाँ विधि कानून सबको बराबरी के साथ ट्रीट करेगा। तो विधि या कानून की समानता कौन से आर्टिकल में है? 14 आर्टिकल में। 12-13 में कोई अधिकार नहीं है, राज्यों को एक्सप्लेन किया गया है, उसके बारे में बातचीत है। आर्टिकल 15 कहता है आप किसी भी जेंडर को बिलोंग करते हैं, मेल फीमेल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जन्म स्थल क्या है, आपने जन्म कहाँ लिया, शहर में, गांव में, किसी पिछड़े इलाके में, किसी एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के घर में, या आप किसी कितने ही बड़े अमीर आदमी के घर में जन्मे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कॉन्स्टिट्यूशन को, वो आपको बराबर ट्रीट करेगा। लिंग का, जन्म का, जाति पाति का कोई असर नहीं आता आपके ऊपर यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो आप कहीं भी जन्मे हैं, किसी भी कास्ट के हैं, क्रीड के हैं, किसी भी जेंडर के हैं, हम सब समान हैं। आर्टिकल 15 हम सबको इक्वल ट्रीटमेंट की बात करता है। ठीक है। 16 कहता है कि जितने भी सरकारी पद हैं, जितनी भी नौकरियां हैं, आम इंसान के लिए जब नौकरी निकलती हैं तो हम सब इक्वली हम सबको ट्रीट किया जाता है। कुछ लोगों के मन में शायद आए कि अगर ऐसा है तो सभी कैटेगरीज की कट ऑफ बराबर क्यों नहीं जाती, ऐसा सबके मन में आएगा। ऐसा इसीलिए नहीं होता क्योंकि SC, ST और OBC के लिए अलग से प्रावधान है। इनको बराबरी पर लाने के लिए, कुछ कंडीशंस को पूरा करने के लिए इन लोगों को आरक्षण देना एक टाइम की ज़रूरत थी। मैं यहाँ बिल्कुल बहस की बात नहीं उठाऊंगी कि आरक्षण गलत है सही है, जैसा आपका मन करे आप समझ सकते हैं। सभी लोग पढ़े लिखे हैं, आप अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ लेते हैं, टीवी देखते हैं, आपका खुद एक व्यू बनना चाहिए कि आरक्षण सही है या गलत। इस बात पर हम कोई बहस नहीं करेंगे। तो पदों में समानता, जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब या इस तरह की चीज़ें निकलती हैं तो आर्टिकल 16 कहता है कि आप सभी लोग बराबर हैं। 15 ने क्या कहा था? जात पात, जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर हमें कोई भेदभाव नहीं करना। 14 ने कहा था आर्टिकल ने कि विधि कानून में हम सब बराबर हैं। 17 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आता है ये कहता है हमारे संविधान में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। इसको कहा जाता है छुआछूत, यानी पुरानी एक बहुत खराब बीमारी, समाज का कैंसर कह सकते हैं, बहुत खराब बीमारी थी। एक टाइम था जब पूरी सोसाइटी में अस्पृश्यता का बोलबाला था और जो बेचारे अस्पृश्यता से ग्रसित थे, जो नीचे तबके के लोग थे, उन लोगों ने इसी धरती पर हमारे ही समाज में एक गांव में रहते हुए नरक का जीवन जिया था। हमारे संविधान में इस कमीज से उबरने के लिए एक आर्टिकल जोड़ दिया 17 और कहा कि अस्पृश्यता को पूरी तरह खत्म कर दो और अगर कोई अस्पृश्यता को करते पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी। हर इंसान का कहीं भी जन्म हो, किसी भी तबके का हो, SC हो, ST हो, किसी भी कास्ट का, उससे भी और नीचे किसी भी अस्पृश्यता से अगर कोई भी इंसान परेशान है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का रास्ता पकड़ सकता है। इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 ने। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाना। 17 और 14 ये बहुत बार आते हैं।
18, इस बार तो पेपर में खैर 18 भी आया हुआ था, HSSC आप लोगों ने देखा होगा। 18 से उपाधियों का अंत कर दिया गया। अंग्रेज जब इंडिया में थे ना बच्चों, तो दो बातें हैं अंग्रेज़ों को देखने के नज़रिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव की बात करें तो अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो की नीति आप सभी जानते हैं, और अंग्रेज़ों ने ना ये फूट ऐसे डाली कि हमें पता भी नहीं चला। उनके टाइम में हम इंडियंस में से कुछ लोगों को उपाधियां दे दी जाती थी, जैसे वो थोड़े से जो उनके फेवर करने वाले आदमी थे ना, बड़े ऊंचे तबके के लोग, उन्हें सर की उपाधि, नाइट की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, ऐसी उपाधियां दे दिया करते थे। अब उन्हीं में से कुछ लोग तो थे बहुत अच्छे, जैसे हम कहें सर अपने जो ये थे छोटू राम जी, इनके पास भी सर की उपाधि थी। ऐसे बहुत सारे हैं, राय बहादुर, लाला मुरलीधर जी थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उपाधियों के बाद भी कभी कहते हैं ना भाई घमंड में आ जाना, नहीं आए। लेकिन कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे इंडियन सोसाइटी में जो उपाधियों को मिलने के बाद बहुत घमंडी बन जाते और अपने ही इंडियंस के साथ उनके बर्ताव में, उनके रवैये में बहुत खराब परिवर्तन आता। इन उपाधियों ने मन के बीच में दरारें पैदा कर दी, एक खाई थी जो बहुत बढ़ा दी और अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। अब हमारी सरकार ने, जब ये सरकार तो नहीं तब तो संविधान सभा थी, उन लोगों ने आर्टिकल 18 में यही लिखा कि आजाद भारत में जब ये संविधान लागू किया जाएगा तो उसके बाद कोई उपाधियां नहीं रहेंगी। इन उपाधियों को खत्म करने से बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अब एक दिक्कत आई कि उपाधियां खत्म कर दी, लोग काम किस चीज के लिए करें? जैसे हर इंसान चाहता है कि मैं कुछ काम कर रहा हूं, मुझे कोई पुरस्कार मिले, मुझे कोई रिवॉर्ड मिले, जरूरी नहीं वो कैश हो। समाज में एक अच्छा तबका, हर इंसान चाहता है कि मुझे सोसाइटी अच्छे पाठ पर याद रखे। तो अब जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उपाधियां तो खत्म कर दी गई, वो क्यों अच्छा काम करेंगे, किस चीज के लिए? तो कहा गया कि इनकी जगह भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण जैसी उपाधियां आम नागरिकों के लिए, और जो सेना में अच्छा काम करें उनके लिए परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, वीर चक्र है, शौर्य चक्र है, बहुत सारे हैं ना, अशोक चक्र वगैरह, उनके लिए वो सब चला दिए। उन्हें उपाधियों में काउंट नहीं किया जाता। उपाधियां जो मैंने बताया, सर है, नाइट है, नाइटहुड है, या राय बहादुर है, राव बहादुर है, ये उपाधियां थी, इनको पूरी तरह खत्म कर दिया आर्टिकल 18 में। अब ये याद कैसे रहेगा, इसका थोड़ा सा तरीका जान लो, एक दो का, बाकी अपने आप याद हो जाते हैं। 14 अपने आप याद करना पड़ेगा, विधि और कानून। विधि और कानून में सब बराबर हैं। 15 लिंग, जन्म, जाति के आधार पर, जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं करना। 16 को याद कर लो, जैसे ही 16 साल के हो जाते हैं तो सरकारी नौकरियों के रास्ते खुल जाते हैं। बहुत सारी ऐसी वैकेंसी हैं, जैसे एयरफोर्स वगैरह में हैं कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनकी मिनिमम एज 16 रिक्वायर्ड होती है। तो जैसे ही आपको 16 दिखे, आपके दिमाग में आए पद, हमें नौकरियों से ही तो मतलब है, तो यहाँ पे पद 16 से याद कर लो। 17 बहुत कॉमन है, सभी लोगों को शायद पता भी होगा। 18 में प्रॉब्लम आएगी, HSSC वाले में 18 भी आया था एक सेट में और उन्होंने कुछ गलत लिख दिया था। 18 को देखो आप, अ ऐसे ही तो बनाओगे, अ, इस अ को यहां से गायब कर दे तो ऊ बन जाएगा। 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया। 18 अ से उपाधियों का अंत, 17 में अस्पृश्यता, 16 साल में पद मिलने के लायक बनते हैं, 15 में जन्म, जाति, स्थान और जो भी आपका कास्ट क्रीड है उसके बेसिस पे कोई डिवीजन नहीं होगा, और 14 कहता है विधि के सामने, कानून के सामने हम सब लोग बराबर हैं, चाहे हम किसी भी धर्म से जुड़े हों, हम किसी भी जेंडर के हों। उम्मीद करती हूँ समानता का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ये ध्यान से सुन के 2-3 बार आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो हम लोग शुरू कर रहे थे 12 से 35 का रास्ता। हमने 12-13 जाना, राज्य की बातें करता है। 14, 15, 16, 17, 18 इक्वालिटी की बात करता है। पहले विधि के सामने इक्वालिटी, फिर उसके बाद जन्म स्थल या लिंग और इस तरह की बातों में इक्वालिटी, फिर पदों में समानता, उसके बाद 17 में अस्पृश्यता को खत्म करने की बात कि समाज में इक्वालिटी रहे, और 18 में उ अ एक जैसे है ना, उपाधियों का अंत। इसमें वो मत गिन लेना कि भारत रत्न वगैरह, वो बाद में स्टार्ट की गई है 1954 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया 14 से 18। अगला स्टार्ट होता है 19। इसको बहुत ध्यान से सुनना, इसके सब पार्ट्स भी आ जाते हैं। 19 कहता है स्वतंत्रता की बात। अभी देखो समानता की बात थी, कानून के सामने समाज में ना वो इक्वालिटी, ये है स्वतंत्रता की बात। और इसमें खास क्या क्या है, 19A बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बता सारे देती हूँ लेकिन खास जो है उनके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे। B, C और D, E, F, G।
हम डिस्कस सारे करेंगे, लेकिन खास याद रखने वाले सिर्फ एक दो हैं, ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, एक दो याद कर लोगे, बाकी सुन लेना। 19 कहता है स्वतंत्रता। किस चीज़ की स्वतंत्रता? 19A में लिखा है आपको आज़ादी है अभिव्यक्ति की। आपके मन में जो बात आए आप उसको अभिव्यक्त करने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन ध्यान रहे वो बात ऐसी ना हो जिससे किसी धर्म के ऊपर आप कटाक्ष कर दें या आप दंगे भड़काने की बातें करें। आपकी बात समाज के हित में होनी चाहिए, किसी भी धर्म के ऊपर कटाक्ष या इस तरह की बातें नहीं करनी। हर इंडियन को आज़ादी है अभिव्यक्ति की। आपको कोई चीज़ गलत लगती है सरकार की, कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप फ्री हैं, आप आज़ाद हैं, आप सभी शब्दों का यूज़ करते हुए अपनी बात को रख सकते हैं। इसमें 19A में अभिव्यक्ति के लिए के साथ साथ प्रेस का भी नाम आया है। प्रेस की आज़ादी, प्रेस आप समझ गए होंगे ना, अखबार और ये मैगजीन वगैरह। किसी भी इंसान को अगर अपने विचार पूरे समाज तक फैलाने हैं या किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा करना है तो वो प्रेस का यूज़ कर सकते हैं कि हमारे विचार पूरे इंडिया तक फैल जाएं। प्रेस की आज़ादी एग्जाम्स में बहुत बार आता है, आपको टिक करके आना है। 19A में है प्रेस की आज़ादी, कि प्रेस में ये चीज़ें छप सकें। अभिव्यक्ति का ही एक तरीका है प्रेस का यूज़ करना। ये पहले से था, इसमें टाइम बीतने पर एक नई चीज़ आ गई, RTI। अभी दिसंबर वाले एग्जाम में RTI का सन आया हुआ था, इसको बहुत ध्यान से सुन और समझ लेना। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना पाने का अधिकार। अब सूचना प्राप्त करना हमारा मौलिक अधिकार है। किसी भी सरकारी परियोजना के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप RTI लगा के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्लियामेंट के यहाँ पे ये पास हुआ था RTI 2005 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सन आया था इस बार। इसके अलावा यहाँ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, झंडा, नेशनल फ्लैग। बहुत बड़ी खुशखबरी रही थी 2004 में। जिंदल परिवार को आप जानते ही होंगे, स्टील किंग जो कहलाते हैं, हिसार को जिन्होंने स्टील सिटी बनवा दिया। जिंदल परिवार ने एक कोशिश की कि हर भारतीय के पास झंडा फहराने का मौलिक अधिकार हो, और वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हुए, क्योंकि 24 जनवरी सन 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस चीज़ को डिसाइड किया कि अब के बाद हर इंडियन अपने घर में जब चाहे झंडा फहरा सकता है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, झंडा फहराना आपका मौलिक अधिकार है हर इंडियन का। तो झंडा फहराने की आज़ादी, झंडा फहराने का अधिकार हम इंडियंस को दिया गया है 2004 से। तो 2004 और 5 लगातार में दो बड़े अधिकारों को हमारे मौलिक अधिकारों की श्रेणी में जोड़ दिया। पहले झंडा फहराना मौलिक अधिकारों में जुड़ा, और उसके बाद RTI 2005 में और झंडा 2004 में। एक खास बात यह है कि इस दौर में देश का राष्ट्रपति एक ऐसा इंसान था जिसके बारे में बात करते हुए बहुत गर्व फील होता है, क्योंकि उस इंसान ने प्रूव किया कि इंडिया में जो फालतू के लोग लड़ते रहते हैं ना, हिंदू मुसलमानों के पचड़ों में कुछ मूर्ख लोग जो हमेशा दंगे फसाद और इनको फैलाते हैं, ऐसे लोगों के मुंह पर एक खासा तमाचा था। APJ अब्दुल कलाम, वो महान इंसान जिसको आप सभी लोग जानते हैं मिसाइल मैन के नाम से। उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा फील होता है, बहुत ही सुंदर। मतलब एक पर्सनैलिटी में जो खास चीज़ें, जो ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी में आती हैं, वो उनमें सारी थी। एक बहुत ही बेहतरीन सफल वैज्ञानिक, एक बहुत ही अच्छे इंसान और एक बहुत ही अच्छे राष्ट्रपति। और देखिए किस्मत ने भी कितना साथ दिया। उनका फेवरेट काम था भाषण देना और लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताना। और जिस दिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी की अंतिम सांस ली, उस दिन भी वो नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटी में बच्चों को भाषण दे रहे थे। तो एक महान व्यक्तित्व के मालिक रहे APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इस टाइम पर इस देश के राष्ट्रपति थे वो। 2004 और 5 जब हमारे देश ने झंडा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने झंडा फहराने को मौलिक अधिकार बना दिया, और जब राइट टू इंफॉर्मेशन हमें दिया गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इस टाइम के राष्ट्रपति भी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19B कोई खास नहीं है, सिर्फ सुन लो। बिना अस्त्र शस्त्र के कहीं भी घूमने की आज़ादी है। आप कहीं भी वेपन लेके नहीं जा सकते ऑल ओवर इंडिया, लेकिन आप बिना अस्त्र शस्त्र के कहीं भी घूमें, कुछ भी करें, आपके ऊपर रोक टोक नहीं है। ठीक है। C कहता है 19, आपको संघ बनाने की आज़ादी है। आप अपने ग्रुप्स बना सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको नहीं रोकता। D कहता है आपके मन में जहां आए आप आइए जाइए, आप आवागमन आने जाने के लिए फ्री हैं। आपका मन करे आप गोवा जाइए, आपका मन करे आप जहां मन करे साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, जहां मन करे आप जा सकते हैं।
ई कहता है आपको कहीं भी निवास करने की आज़ादी है, 19 ई। कुछ एक्सेप्शनल हैं जिनमें खासा नाम मैं लेना चाहूँगी जम्मू कश्मीर का, क्योंकि आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर आप सभी जानते हैं आर्टिकल 370 के तहत भारत का विशेष राज्य है और वहाँ आप स्थायी निवास नहीं कर सकते। एक्सेप्शनल है, कुछ और स्टेट्स भी हैं जहाँ आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, लेकिन वो इंडियन के अंडर हम उन सबको बराबरी पर मानते हैं। हम जम्मू कश्मीर का खासा यहाँ पर जिक्र करेंगे 19 ई में। 19 एफ पहले था, अब नहीं है, क्योंकि यहां से इसको उठा के आर्टिकल 300 ए के साथ ऐड कर दिया। ये संपत्ति की बात करता था। संपत्ति के दो थे, एक तो आर्टिकल 31 और एक आर्टिकल 19 का एफ पार्ट, 19 एफ। तो ये अब यहां नहीं है, यहां से इसको हटा दिया गया है। 19 जी कहता है जो आपके मन में आए आप वो रोजगार करें, जो आपके मन में इच्छा आए आप नौकरी करें, सरकारी नौकरी करें, आपका मन आया आप प्राइवेट नौकरी करें, आपका मन करे आप बिजनेस कीजिए, आपका जो मन करे खेती करो, डेयरी करो, बशर्ते वो देश हित में हो, किसी की गड़बड़ के साथ नहीं जोड़ना। बाकी आपके जो मन में आए वो आप रोजगार कीजिए, ठीक है। मैंने बी क्या बताया, बिना अस्त्र शस्त्र के आप घूम सकते हैं। सी क्या बताया, संघ बनाने की आज़ादी। डी बताया आवागमन, आपका जहां मन करे आप जा सकते हैं। ई बताया निवास, कि आपका जहां मन करे आप रह सकते हैं। आप इनको भूल जाएंगे, मुझे पता है ये सब चीज़ें कुछ टाइम बाद अपने आप भूल जाते हैं, इसलिए तरीका सुन लो कैसे याद रखोगे। ए तो आपको याद रहना चाहिए, ए में आरटीआई है, झंडा है और आज़ादी प्रेस के थ्रू अभिव्यक्ति। बी में देखो बिना अस्त्र शस्त्र, बिना लिखोगे तो BINA लिखोगे ना, इंग्लिश को हिंदी में अगर लिखना चाहोगे तो बी से बिना अस्त्र शस्त्र के कहीं भी घूमना। सी से संघ बनाना, सी और स सेम ही साउंड है। बी बिना अस्त्र शस्त्र के इकट्ठे हो सकते हैं, सी में संघ बनाने की आज़ादी है। डी में दिल्ली से याद कर लो, दिल्ली में आवागमन सबसे ज़्यादा, राजधानी है तो ट्रेन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, अपने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। दिल्ली में आवागमन बहुत ज़्यादा करती है जनसंख्या, क्योंकि वो देश की राजधानी है। ई को रेजिडेंस से याद कर लो, ई रेजिडेंस, एड्रेस जो होता है ना रेजिडेंस। एफ तो हटा ही दिया है। जी को याद कर लो, जो तुम्हारे जी में आए, जो तुम्हारे मन में आए वो रोजगार करो। जैसे लोग कहते हैं ना भाई जी में आए जो करो, तो जी मतलब मन, जो जी में आए वो रोजगार कर लो। बी बिना अस्त्र शस्त्र, सी संघ, डी दिल्ली, तो दिल्ली में क्या है आवागमन। ई में क्या है रेजिडेंस। एफ को हटा दिया, संपत्ति का अधिकार पहले था अब नहीं है। और जो जी में आए, जो मन में आए वो रोजगार कीजिए, बिजनेस कीजिए, अपना खुद भी कोई भी काम शुरू कीजिए, आपकी मर्जी है। ये 19 के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने आपको बता दिए। पेपर में आने के चांसेस इसके हैं, बाकियों के चांसेस उतने नहीं हैं। फिर भी पढ़ के जाने में हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, पढ़ने से ये होता है कि हम तैयार हैं, इन केस पेपर में आ जाए तो हमें दिक्कत ना रहे, ठीक है। तो हमने 19 के सारे सब पॉइंट्स को जान लिया। एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। 19A कहता है अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए प्रेस का यूज़ कर सकते हो, और आरटीआई की बात करता है सन 2005 में, और झंडा फहराना हमारा मौलिक अधिकार है सन 2004 से। 2004 और 5 में देश के राष्ट्रपति रहे हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। 19A पूरा। बी में क्या था, बी से बिना अस्त्र शस्त्र के आप कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सी कहता है संघ बनाने की आज़ादी है। डी कहता है दिल्ली आवागमन की आज़ादी। ई कहता है रेजिडेंस, आप निवास कर सकते हैं। एफ हटा दिया है, संपत्ति का अधिकार, यहां से इसको चेंज कर दिया, आर्टिकल 300A में जोड़ दिया और अब वो कानूनी अधिकार बना दिया, पहले मौलिक अधिकार था। जी कहता है जो मन में आए, आपके जो मन में आए वो रोजगार कीजिए, बशर्ते देश हित में हो। कुछ भी इस तरह का ना हो कि कोई कहे मैं स्मगलिंग करने लग जाऊं या इस तरह का, ये गलत होगा। तो जी मन का रोजगार, ई रेजिडेंस, डी दिल्ली से आवागमन, सी से संघ, बी से बिना अस्त्र शस्त्र, ए में वही बातें प्रेस, आरटीआई और झंडा। उम्मीद करती हूँ 19 सबको क्लियर हो गया होगा। अब हमने 14 से 19 तक पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 12-13 में राज्य को, स्टेट को बताया गया है। 14 में बात थी किसकी, कानून के सामने। 15 में बात थी जाति,
लिंग, जन्म स्थान के बारे में, कास्ट, क्रीड, सब चीज़ें, भेदभाव नहीं करना। 16 कहता था 16 साल में पद की बात थी। 17 था अस्पृश्यता। 18 था उपाधियाँ, उपाधियाँ इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही के एग्जाम में आया था। 19 के सब पार्ट्स थे। 19 में आज़ादी थी, स्वतंत्रता थी अभिव्यक्ति की, तो उसमें 19A में क्या रखा, प्रेस का यूज़ करेंगे, RTI और झंडा। 2004 और 5 में APJ अब्दुल कलाम के टाइम पर, जो बहुत ही बेहतरीन देश के राष्ट्रपति रहे हैं। 19B में क्या था, बिना अस्त्र शस्त्र। C में संघ। D में दिल्ली आवागमन, दिल्ली मतलब सिर्फ याद करना, दिल्ली नहीं लिखा उसमें, ये तो हमने याद करने के लिए कर लिया। E में क्या था, रेजिडेंस, निवास। F हटा के 300A के पास लिखा हुआ है। और G में था जो मन में आए वो रोजगार करो। ठीक है, ये उम्मीद है जो लोग चाहेंगे उनकी समझ में आएगा, जो नहीं चाहते हैं पढ़ना उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। इससे बेस्ट कोई मैं तो कम से कम नहीं पढ़ा सकती हूँ। मैं अपने पार्ट पे आप लोगों को ऐसे पढ़ाती हूँ जैसे खुद अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी कभी, जब वो बड़े हो जाएंगे। तो ये मान के चलिए अगर आप चाहेंगे तो ज़रूर पढ़ने में आप कामयाब होंगे। 19 मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 20 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है अपराध के विषय में अगर अपराधी का दोष सिद्ध ना हो तो उसे सज़ा नहीं मिलेगी, इसके बारे में है। यानी एक तरह का संरक्षण है ये। अपराधी को आप जब तक उसका दोष सिद्ध ना कर दें उसे सज़ा नहीं देंगे। अगर ऐसा ना होता तो अंग्रेज़ों के बनाए रॉलेट एक्ट और हमारे आज के कानून में कोई अंतर ही ना रहता। आज इंडियन सेफ हैं क्योंकि हम लोगों का फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 20 में लिखा हुआ कि जब तक अपराध की दोष सिद्धि नहीं होगी आपको सज़ा, किसी को भी सज़ा नहीं मिल सकती। ठीक है, इसमें कुछ खास बातें लिखी हैं, मैं उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें लिखा है अगर किसी इंसान ने अपराध कर दिया है, मान लीजिए किसी ने 1995 में कोई अपराध किया था, उस टाइम में जो उसने अपराध किया उस अपराध की सज़ा इन केस 6 महीने की थी, लेकिन उसको प्रूफ करते 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 मान लीजिए उसके ऊपर कोई ब्लेम लग गया था बड़ा और वो लंबा टाइम बीत गया केस में। केस एक दिन में तो सॉल्व नहीं होते, केस तो सालों साल चलते हैं। 1995 में एक आदमी ने कोई काम गलत किया था जिसकी सज़ा उस टाइम पे 6 महीने थी। आज 2019 में उसका कोर्ट केस में फाइनल डिसीजन आया, तो फाइनल डिसीजन में मान लीजिए अब उसकी सज़ा आज के टाइम में उसी क्राइम की सज़ा 10 साल है, तो इस आदमी को 10 साल की सज़ा नहीं मिलेगी। इस आदमी ने जब क्राइम किया है तत्कालीन कानून के उपबंध, यानी उस टाइम पे जो कानून था ना उसके अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी। ये प्रावधान है, ये लिखित में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी अपराधी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी को भी पुलिस या प्रशासन उसके खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। वो अपने आप गवाही दे एक अलग बात है, लेकिन किसी को जबरदस्ती बाध्य नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट है अपराध की दोष सिद्धि के बारे में। तीसरा पॉइंट, इसका लास्ट पॉइंट, किसी इंसान ने क्राइम किया है उसको क्राइम करने की सज़ा एक बार ही मिलेगी। ठीक है, दोबारा क्राइम करेगा दोबारा सज़ा मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक आदमी को एक क्राइम के लिए 5 बार सज़ा मिल जाए, ये प्रावधान नहीं है। ये 3 बातें इंपॉर्टेंट, दोष सिद्धि जब तक ना हो तब तक आप उसको अपराधी करार नहीं देंगे और अपराध करने वाले के फेवर में हैं ये बातें। ठीक है, पहली बात क्या बताई कि जब उसने अपराध किया तत्कालीन उस टाइम के कानूनी उपबंध के तहत सज़ा मिलेगी, उसको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। और तीसरा क्या बताया कि उसने सज़ा, उसको एक काम की, एक गलती की सज़ा एक बार मिलेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था 20 वाला। 21 की बात करते हैं, आर्टिकल 21। टाइम कितना हो गया? आर्टिकल 21 क्या कहता है इसको सुन लो। आर्टिकल 21 कहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट में है। ठीक है, आधा घंटा हो गया है तो फिर इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे, आज इसको लास्ट पढ़ा देती हूँ। आर्टिकल 21 बहुत 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 ज़रूरी है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये हमारी वो ताकत है जिसको कभी भी किसी भी कंडीशन में, चाहे देश में आपातकाल क्यों ना लग जाए, इमरजेंसी क्यों ना लग जाए, मुझसे आपसे छीना नहीं जा सकता। कभी भी किन्हीं भी हालातों में, किन्हीं भी प्रॉब्लम्स में आर्टिकल 21 हमेशा हमें मिलेगा और सारे छीन लिए जाएंगे। 20 और 21 2 ऐसे आर्टिकल हैं जो हमेशा आपके और मेरे फेवर में रहते हैं। 21 खास है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का संरक्षण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
हम सब लोगों की लाइफ सेफ है। हम इस देश में रहते हैं ना, जनसंख्या कितनी भी बढ़ जाए, कितनी ही प्रॉब्लम्स आ जाएं, पर हम सब लोग यहाँ सेफ हैं क्योंकि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जिंदा रहने का मौलिक अधिकार दिया है। हमारे जीवन के संरक्षण की गारंटी देता है आर्टिकल 21। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये कभी नहीं छीना जाएगा, चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स में आ जाए देश, चाहे कुछ भी हो जाए, आर्टिकल 21 कभी भी इंसान से, आम इंसान से किसी भी कंडीशन में छीना नहीं जाएगा। अब ध्यान देना, जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत होती है, जिनमें एक अच्छे वातावरण की, एक अच्छे पर्यावरण की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। और आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने इतना प्रदूषण फैला दिया, इतना प्रदूषण फैला दिया कि लगभग ये मान लीजिए इंडिया का एक बड़ा तबका आज के टाइम में क्रॉनिक डिजीज से ग्रसित है। खांसी बहुत छोटी सी चीज़ है, दमा लगातार अपने जड़ें जो हैं वो समाज में, सोसाइटी में बच्चों तक फैला चुका है। कारण कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट की गड़बड़ है और हम लोगों ने इतना इसको बढ़ावा दे दिया क्योंकि पेड़ लोग लगाते नहीं हैं और गंदगी फैलाने में हर इंसान, अब ये देखिए आजकल लगभग घरों में एसीज हैं, हर घर में आपको फ्रिज मिलेगा, हर घर में आपको इस तरह की, आजकल तो रूम हीटर भी बड़े ट्रेंड में आ गए हैं। ये सब चीज़ें जो हमें आराम देती हैं ना, ये पर्यावरण का कहीं ना कहीं नुकसान करती हैं और वो पर्यावरण फिर हमारे ऊपर कहीं ना कहीं असर तो डालेगा। तो इसीलिए संविधान में एक और पॉइंट ऐड कर दिया गया और ज़रूरत फील की गई कि एनवायरनमेंट के ऊपर भी काम किया जाए, क्योंकि जीवन का फायदा तब है ना जब इसमें क्वालिटी हो। जैसे जीवन जी रहे हो लेकिन रोगी बन के जी रहे हो तो क्या फायदा? जीवन हो तो कम से कम अच्छा तो हो। जीवन का संरक्षण आपने दे दिया लेकिन अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दिया तो क्या फायदा ऐसे जीवन का, जहां बचपन से बच्चे बेचारे बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त हैं। इसीलिए यहां लिखा गया कि वातावरण पर्यावरण के ऊपर NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सन 2010 में NGT की स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, बाकी इसकी अलग खंडपीठ भी हैं। और ये काम करता है, ये देखता है, ये नज़र रखता है कि कौन कौन से राज्यों में गड़बड़ चल रही है। आप सभी जानते हैं जब धान की कटाई होती है तो हरियाणा, यूपी और ये अपना जो इलाका है पंजाब वाला, यहाँ बहुत सारे किसान जो नहीं भी जानते हैं या कुछ लोग ये सोच के कि भाई कचड़े को कहाँ लेके जाएं, तो अपने खेतों में ही उसमें आग लगा देते हैं और एक बहुत बड़ा कारण साबित होता है इस तरह का कचड़ा खेतों में जलाना। तो NGT कॉन्शियस हो जाता है और NGT हर CM को अलर्ट करता है कि आपके राज्य की वजह से पूरे देश में प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है, वातावरण पर्यावरण खराब हो रहा है। तो अच्छे जीवन के साथ NGT जरूरी हो गया, एक बात। दूसरी बात, हमारे संविधान में ये महसूस किया गया कि भाई सिर्फ इंसान का जीवन क्यों, जानवर का जीवन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जानवर के जीवन के संरक्षण की बात भी आर्टिकल 21 में ऐड कर दी गई। तो जैसे इंसान का जीवन कीमती है ऐसे जानवर का जीवन भी कीमती है और इंसान के जीवन को अच्छा बनाने के लिए, एक अच्छे वातावरण पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए, ताकि उसमें बीमारियां कम से कम हो, NGT काम कर रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये कभी छीना नहीं जाता। आर्टिकल 21 किसी भी कंडीशन में खत्म नहीं होगा, ना यहाँ से इसकी कैटेगरी बदल के किसी और में, जैसे मैंने बताया भी 19F हटा के कहां पहुंचा दिया, 300A में ऐड कर दिया ना, वहां लिख दिया। वो मौलिक नहीं है, वो कानूनी है। ये अधिकार हमेशा मौलिक रहेगा। अगर एग्जाम में आता है कौन से 2 आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो कभी खत्म नहीं होंगे, कभी हटेंगे नहीं, कभी स्थगित नहीं होंगे, वो 20 और 21 हैं। इन केस एग्जाम में आ जाए 20 एक ऑप्शन है और 21 अगला ऑप्शन है, तो उस कंडीशन में आप 21 टिक करेंगे। अगर तीसरा ऑप्शन है 20 और 21 दोनों, तो आप इसको टिक करेंगे। ठीक है, एग्जाम में थोड़ा सा देखना होता है कि आंसर हमें क्या देना है। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग आए तो 21 टिक कीजिएगा और एक साथ आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, 20 और 21 दोनों को कर दीजिएगा। आज के लिए मेरे ख्याल इतना बहुत है क्योंकि अभी बहुत सारे आर्टिकल्स बचे हैं, लंबी डिस्कशन चलेगी, तो मैं इस क्लास को 2 ब्रेक्स में, एक आधे घंटे की क्लास में कल ले लूंगी और अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आज क्लास में इतना ही बच्चों। एक आधी बात मैं करना चाहती थी, कल मैं कुछ बच्चों के मैसेजेस पढ़ रही थी। एक स्टूडेंट ने मुझे सजेशन दिया कि मैम आप अच्छा पढ़ाते हो, आप दिल्ली जाके पढ़ाओ।
तो मैं बता दूं बच्चों आप सभी को कि दिल्ली में मैं बहुत पहले गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लग गई थी। 2003 से मैं सरकार से तनख्वाह ले रही थी और 2003 से 2015 में मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया, रिज़ाइन कर दिया। तो जो ये सजेशन था कि दिल्ली जाके आप पढ़ा लीजिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे लिए ऐसा सोचा। लेकिन मैं दिल्ली से ही जॉब छोड़ के, सरकारी नौकरी छोड़ के ICS कोचिंग सेंटर हम सोनीपत में चलाते हैं और सोनीपत के अलावा 60 अलग अलग शहरों में हमारी ब्रांचेस रन कर रही हैं। और आप सभी के सहयोग और भगवान और पेरेंट्स के आशीर्वाद से बहुत सक्सेसफुल ब्रांचेस हमारी चल रही हैं और ये 3 स्टेट्स में फैल चुकी हैं, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में हमने नवंबर में एंट्री की थी। ठाकुर द्वारा हमारी पहली ब्रांच है और उम्मीद करती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े होंगे जो ठाकुर द्वारा के होंगे, राजस्थान से होंगे या हमारी अपनी हरियाणा की प्रॉपर ब्रांचेस के। तो बहुत अच्छा लगा जब बच्चों ने ऐसा लिखा। हाँ, एक कोई महाशय थे, मुझे नाम नहीं ध्यान, वो कह रहे थे कि मैडम आप तो किताब से पढ़ा रहे हो। तो बच्चों ये सारा ज्ञान, कोई मैं परम ज्ञानी महिला नहीं हूँ, ये सब ज्ञान सिर्फ और सिर्फ किताबों से लिया जाता है। और मैं आप लोगों को जिनको पास होना है इनको भी सजेशन दूंगी, किताबों से पढ़ा करो। टीचर्स सिर्फ एक गाइडेंस दे सकते हैं, टीचर्स की बोली बातें आपके कान में बैठ सकती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं पढ़ेंगे, किताब का सहारा नहीं लेंगे, तो आपका पास होना बहुत मुश्किल है। किताब ही सबसे बड़ी बेस्ट फ्रेंड है। मैंने आपको कई बार बताया है, मैं खुद हमेशा किताबों से पढ़ती हूँ और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, जब मैंने अपनी नौकरी की तैयारी की तब भी मैं किताबें पढ़ती थी और आज भी मैं किताबें पढ़ती हूँ। और किताबों से ऊपर नॉलेज कहीं से नहीं आ सकती। ये सब चीज़ें लिमिट में हैं। ये बार बार जब आप पढ़ेंगे ना तो ये सब चीज़ें आपको याद होंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ढूंढेंगे किताबों में, एज इट इज़ मिलेंगी। किसी भी आप किताब को उठाइए, मौलिक अधिकार आप जहाँ भरेंगे, आप गूगल पे सर्च कीजिए, सब सेम ही तो है। बस दिक्कत क्या है, ये याद नहीं होता। टीचर क्या कर सकता है, टीचर उसे थोड़ा सा आसान शब्दों में बता देता है ताकि वो बच्चे के दिमाग में बैठ जाए और जब वो पढ़े तो वो सारी चीज़ें उसे याद हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे लोग जो हैं जो बेचारे नेगेटिव विचारों के स्वामी हैं, ऐसे कुछ महान जीनियस लोग जो जुड़े रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता वो जुड़ते क्यों हैं चैनल पर। बाकी 99.9% जो लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उन सभी के लिए कोशिश करूंगी लगातार में जैसे बन पड़े। मैं 100% गारंटी नहीं लेती कि मैं रोज़ क्लास लूँगी। मैंने कल भी कहा था जब तक बन पड़ेगा मैं कोशिश करूँगी कि क्लासेस ले लूँ, ठीक है। आप लोगों को क्लासेस कैसी लगी कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर लगता है कोई टॉपिक कि भाई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं वो करा दूँगी पहले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कोशिश मेरी ये रहेगी कि सारे ही टॉपिक्स को इतना करा दूँ कि अगर आप किताब से भी पढ़ते हैं तो आपको दिक्कत ना आए, आपका एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए। ऑल द बेस्ट भविष्य के लिए, और अब के लिए, आज के लिए इतना ही बहुत है। गुड नाइट।